नमस्कार साथियों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। और इस खास प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं इतिहास विभाग के एचओडी श्री वीके श्रीवास्तव जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली हलचल परिवार में और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसे कि हम बुंदेलखंड के इतिहास पे काम कर रहे हैं, इतिहास को आप सब तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में पहला एपिसोड आप सबने बहुत ही पसंद किया है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे एपिसोड पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सर से मैं आज्ञा चाहूँगा कि सर शुरुआत करें। जी बिल्कुल। चलिए, तो आज जो हम खास बात करने जा रहे हैं वो बुंदेलखंड के 20 पितामह कहे जाने वाले चंपत राय जी के बारे में होगी और भी बुंदेलखंड से जुड़ी तमाम बातें होंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि वीर सिंह देव ओरछा के राजा कैसे बने? वीर सिंह देव का नाम बुंदेलखंड के इतिहास में नहीं, समस्त भारत के इतिहास में जितने भी छात्र इतिहास पढ़ रहे हैं या जिनको भी रुचि है वे सब बेहतर ढंग से जानते हैं। क्योंकि मुगलकालीन इतिहास की अगर बात करते हैं तो उसमें अकबर महानतम शासक कहा जाता है, न केवल मुगल शासन काल का अपितु पूरे भारत के इतिहास का। और ये इस पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं सबसे प्रमाणिक वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई हैं, जो अकबरनामा है, आईन अकबरी है। तो ये अबुल फजल वस्तुतः एक इतिहासकार ही नहीं था, एक लेखक ही नहीं था, वरन अकबर का एक परम मित्र भी था। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और जब जहांगीर ने विद्रोह किया था तो अकबर ने उसके पीछे सेना भेजी थी और उसमें अबुल फजल भी था। और जो वीर सिंह देव हैं ये उस समय बड़ौनी के जागीरदार थे। और वीर सिंह देव जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव ने बुंदेलखंड के आंतरी के समीप 9 अगस्त 1602 को अबुल फजल की हत्या कर दी। और अबुल फजल की हत्या के बारे में जब अकबर को समाचार मिला तो वो काफ़ी व्यथित हो गए और उनको संभवतः जीवन में सर्वाधिक दुख जिस अवसर पर हुआ था वो इसी अवसर पर हुआ था। तो इससे वो वीर सिंह देव के प्रति भी उनके मन में वैमनस्य का भाव आया और इस तरह से वीर सिंह देव के बारे में लोग जानते हैं। लेकिन इसके आगे की अगर हम बात देखें तो अकबर ने जब हत्या कर दी थी अबुल फजल की तो जहांगीर जब तक शासक नहीं बनना, जब तक जहांगीर शासक नहीं बना तब तक जो वीर सिंह देव की स्थिति बड़ी नाजुक रही। उनको बड़ा छुप के रहना पड़ा क्योंकि वे जानते थे कि अकबर मैंने एक महान सम्राट के विरुद्ध विद्रोह किया है और जहांगीर तो चूँकि राजकुमार हैं लेकिन मेरे लिए ज़्यादा संकट की बात है। तो इनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे वो तब तक छुपते रहे जब तक कि जहांगीर सत्ता में नहीं आ गए। और जब जहांगीर शासक बने और जहांगीर की सत्ता संभालते ही जहांगीर ने सबसे पहले अगर किसी को पारितोषिक दिया तो वो वीर सिंह देव को दिया। वीर सिंह देव को उन्होंने ओरछा का राजा बना दिया और न केवल राजा बना दिया अपितु मनसबदार भी बनाया। और जितने भी राजपूत राजे थे उस समय उन सब में सर्वश्रेष्ठ जो पदवी थी, जो रुतबा था उस समय जहांगीर के काल में वो वीर सिंह देव को मिला। तो इससे पता चलता है कि जहांगीर ने जो उनके प्रति वीर सिंह देव ने जो किया था उसका पूरा कृतज्ञता ज्ञापित की। और वीर सिंह देव भी अति प्रसन्न हुए जब वीर सिंह देव के समय उन्होंने जहांगीर को ओरछा में आमंत्रित किया और ओरछा में उनके सम्मान में जहांगीर महल बनवाया। आज आप देखेंगे कि ओरछा में जहांगीर महल है और धामों ने भी जहांगीर के सम्मान में एक महल का निर्माण कराया। तो वीर सिंह देव का यह कृतित्व रहा। और उसके बाद जब जहांगीर की एक जो प्रमुख चीज़ और आपको बता दें कि मुग़ल शासकों के काल में विद्रोह की परंपरा शुरू से ही रही है। अकबर के पुत्र जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था और जहांगीर के विरुद्ध उसके पुत्र शाहजहाँ ने विद्रोह किया था। परंपरा चली है। तो जब शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह किया गया, शाहजहाँ ने जब विद्रोह किया जहांगीर के विरुद्ध तो उस विद्रोह के दमन में भी वीर सिंह देव ने बहुत मदद की थी। और वीर सिंह देव ये अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक जहांगीर है तब तक मेरा स्थिति बहुत अच्छी है।
लेकिन जहांगीर के बाद मेरा क्या होगा ये कह नहीं सकते। लेकिन आप देखिए किस्मत कितनी बुलंद थी कि जहांगीर के मृत्यु के पहले ही वीर सिंह देव की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जब शाहजहाँ सत्ता में आते हैं तब तक वीर सिंह देव की मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक ठीक। और सर एक और बात अब आती है इसमें कि जो जूझर सिंह थे उनकी हत्या कैसे हुई, ये एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सवाल है। जूझर सिंह, हमने पिछले एपिसोड में अपनी चर्चा हुई थी कि जूझर सिंह हरदौल के बड़े भाई थे और जूझर सिंह के कहने पर ही उनकी जो पत्नी थी चंपावती, उन्होंने हरदौल को बिस दिया था। और वीर सिंह देव के समय चंपत राय जो थे, अच्छा चंपत राय के बारे में आपको बता दें कि जो रुद्र प्रताप थे जिन्होंने ओरछा की नींव डाली थी राजधानी की, रुद्र प्रताप की दूसरी रानी थी मेहमान कुमार। और मेहमान कुमार अपने पुत्र उदयजीत के साथ कटेरा आ गई थी। और उदयजीत ने महेबा नगर की स्थापना की थी। और इस महेबा के पास ही उदयजीत के जो वंशज थे भगवान राय, उनके यहाँ मोर पहाड़िया नामक स्थान पर चंपत राय का जन्म हुआ था। और चंपत राय वीर सिंह देव की सेवा में आ गए थे। तो वीर सिंह देव भी योग्य थे, जहांगीर का बरदस्त था। तो उस समय ओरछा को प्रोग्रेस करने का बहुत सुनहरा अवसर मिला था। मतलब ओरछा की जितनी भी तरक्की हुई है वो तरक्की का श्रेय वीर सिंह देव को जाता है। क्योंकि जहांगीर के समय कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ, मित्रवत व्यवहार थे। तो उस समय चंपत राय की स्थिति भी बड़ी पावरफुल रही और चंपत राय वीर सिंह देव की सेवा में रहे। और उन्होंने यह वचन दिया था कि मैं सदा ओरछा की गद्दी के प्रति वफादार रहूँगा। अब वीर सिंह देव के पश्चात जूझर सिंह सत्ता में आए, जूझर सिंह शासक बने। और जूझर सिंह सब शासक बने तो शाहजहाँ के मन में तो बुंदेलों के प्रति खटास थी और वो चाहता था मेरे को बदला लेना है। तो शाहजहाँ के साथ जूझर सिंह के कई बार संघर्ष हुए और कई जगह। अब असल में जूझर सिंह को जो था कि चंपत राय जैसा वीर व्यक्ति इनके साथ था तो उनको डर की कोई बात नहीं थी। तो इन्होंने शाहजहाँ के साथ निडर होकर संघर्ष किया। और एक बार क्या हुआ, इसी संघर्ष के दौरान जो आपका गौड़ शासक हैं उनको इन्होंने परास्त कर दिया। और गौड़ शासक को परास्त करके उनका क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। तो जो गौड़ शासक थे वो शाहजहाँ के पास गए, शाहजहाँ से मदद मांगी। तो शाहजहाँ ने जूझर सिंह के सामने दो शर्त रखी। एक तो आपने जो गौड़ शासन का जो क्षेत्र हस्तगत किया उसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, और या फिर जितना क्षेत्र आपने लिया या तो वो क्षेत्र मुझे वापस दीजिए, और या नहीं दे सकते तो उसके बराबर क्षेत्रफल वाला दूसरा क्षेत्र मुझे दीजिए। तो शाहजहाँ ने ये शर्त रखी कि जूझर सिंह इसके लिए तैयार नहीं है। उसके बाद संघर्ष और विकराल रूप धारण कर लिया। और उसके बाद ये संघर्ष इतना बड़ा कि जूझर सिंह और उनके जो पुत्र थे विक्रमाजीत सिंह, इनको भागना भी पड़ा। उसी समय जो गौड़ थे उन्होंने इनकी हत्या कर दी और हत्या करके इनके दोनों के सिर काटकर शाहजहाँ के पास। तो मुख्य कारण सर वो जमीन वाला जो भी कह सकते हैं कि जिसमें नहीं, वो तो परंपरा मुख्य कारण वीर सिंह देव के विरुद्ध, क्योंकि वीर सिंह देव ने जहांगीर का साथ दिया था और शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह में जहांगीर की मदद की थी। तो वो एक था ही, और वीर सिंह देव के बाद ये उनके पुत्र थे। तो ये तो कारण था ही। दूसरा कारण ये भी हो गया कि गौड़ शासक को इन्होंने अपदस्थ करके परास्त करके उनका क्षेत्र ले लिया। तो शाहजहाँ को एक बहाना मिल गया और शाहजहाँ ने कहा कि भाई इसको वापस दीजिए आप। और उसके बाद जब गौड़ों ने इनकी हत्या कर दी तो गौड़ों ने हत्या करके शाहजहाँ के पास दोनों के सिर भेज दिए। तो इन दोनों सिरों को, कटे सिरों को सीहोर की सराय के द्वार पर इन्होंने लटका दिया था। और उसके बाद जो मुग़ल फ़ौज इनके पीछे गई थी वो मुग़ल फ़ौज ने कई स्त्रियों को भी अपने साथ ले आए थे, और जो स्त्रियां उनको मुग़ल हरम में रहने को बाध्य किया शाहजहाँ ने। और जो इनके पुत्र पौत्र थे उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। और इनके एक जो पुत्र थे उदयपान भू जब मुसलमान बनने तैयार नहीं हुए और श्यामद हुआ तो उनको दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये इस प्रकार जूझर सिंह की मृत्यु हुई। और जूझर सिंह का ये मृत्यु की घटनाक्रम और उनका सीहोर की सराय पर कटी सिर को लटकाया जाना, ये चंपत राय को बड़ा नागवार गुजरा था। और सर एक और युद्ध है जो बुंदेलखंड में काफ़ी फेमस है, और औरंगजेब और जो दारा सिकोई, इनके बीच की जो युद्ध, एक पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई युद्ध की? ये आपको बता दें कि जब जूझर सिंह की मृत्यु हो गई और जूझर सिंह की मृत्यु के बाद देवी सिंह को शासक बना दिया। और देवी सिंह ने चूँकि जूझर सिंह के विरुद्ध शाहजहाँ का साथ दिया था तो चंपत राय और पूरे के पूरे ओरछा वालों ने विद्रोह कर दिया। तो वो देवी सिंह खुद वापस चंदेरी चला गया। और उसके बाद यहाँ पर कूटनीति से काम करते हुए शाहजहाँ ने पहाड़ सिंह को
जो कि इसका जूझर सिंह का भाई था, उस महत्वाकांक्षी था, उसको शासक बना दिया। उसने सोचा इससे इनमें वैमनस्य की भावना आएगी। तो इस स्थिति में चंपत राय को लगा कि अगर मैं विरोध करता हूँ तो ये बुंदेलों के बीच में फूट पड़ जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, अब जो भी है सो मैं इसका मदद करता हूँ, जो भी मैं इनका साथ दूंगा। तो पार सिंह को उन्होंने आश्वासन दिया कि आप सत्ता चलाइए और मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हुआ क्या कि चंपत राय की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी निरंतर। तो पहाड़ सिंह को ये बड़ा नागवार गुजर रहा था कि मैं राजा और ये मतलब यद्यपि वफादार तो है गद्दी के प्रति, लेकिन लोगों की नज़रों में इनकी क्रेज ज़्यादा है, इनकी इज्जत ज़्यादा है। तो पहाड़ सिंह मतलब ईर्ष्या के वशीभूत उसने क्या किया, एक बार तो उनको हत्यारे के द्वारा मरवाने का प्रयास किया, तो चंपत राय बच निकले उससे, और दूसरी बार इनको भोजन में जहर मिला के दिया। और जब यह बात पता चली तो जो चंपत राय के जो एक बहुत घनिष्ठ सहयोगी थे भीम बुंदेला, उनको पता चल गया, तो उन्होंने चुपचाप थाली बदल ली और वो वाला भोजन खुद कर लिया और वो विष खा के उनकी मृत्यु हो गई। तो ये दूसरी घटना ओरछा में हुई कि पहली घटना एक श्रेष्ठ पुरुष हरदौल को विष पीना पड़ा था और दूसरे भीम बुंदेला को विष पीना पड़ा। तो अब चंपत राय को लगा कि यहाँ पर अगर मैं रहता हूँ तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये इनके मन में ईर्ष्या का भाव बढ़ता जा रहा है। तो वो शाहजहां ने उनको प्रस्ताव दिया कि आप हमारी सेना में आ जाइए। तो उनको लगा कि ठीक है, कम से कम ओरछा सुरक्षित है, तो वो इनके साथ चले गए। और शाहजहां का कंधार युद्ध में शाहजहां की काफ़ी मदद की चंपत राय ने। तो उस मदद के बदले में चंपत राय को उन्होंने कोंच की जागीर दे दी कि आप एक कोंच की जागीर है, झांसी के पास एक कोंच स्थान है, वो जागीर दे दी। 3 लाख रुपए उससे आय होती थी। और उसके बाद जब पहाड़ सिंह को पता चला कि इनको ये जागीर मिल गई, तो आप देखिए चंपत राय तो बेचारे कैसे भी करके युद्ध को या संघर्ष को टाल रहे हैं, लेकिन पहाड़ सिंह को ये भी बड़ा बेकार लगा कि ये कोंच की जागीर मिल गई। तो उसने दारा सिकोह से कहा कि ये जो 3 लाख आपको मिल रहा है, मैं इसको 9 लाख दूंगा, एक कोंच की जागीर मुझे दे दो। तो दारा सिकोह ने लेके वो कोंच की जागीर छीन के पहाड़ सिंह को दे दी। तो अब एक रास्ता था संघर्ष का, लेकिन यहाँ पे फिर चंपत राय ने संघर्ष टालने के लिए वो अपनी पैतृक जागीर महेबा चले गए। अच्छा, महेबा में पैतृक जागीर में चले गए। और उनको अब ये था कि मुझे किसी तरह से दारा से बदला लेना है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मौका का इंतजार करने लगे। इसी बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि परंपरा शुरू से चली आ रही है विद्रोह की। जी। आप देखिए अकबर के विरुद्ध जहांगीर ने विद्रोह किया, जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां ने विद्रोह किया। अब शाहजहां के विरुद्ध भी जब शाहजहां का अंत समय आया तो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया शुरू। अब उस उत्तराधिकार के युद्ध को आपको बता दें कि ये बड़ा रोचक किस्सा है। ये सभी इतिहास के, जिसको भी इतिहास में रुचि उसको बहुत ज़रूरी है जानना चाहिए कि आखिरकार ये पृष्ठभूमि उत्तराधिकार के युद्ध की कैसे बनी। क्योंकि शाहजहां ये जानता था कल को विद्रोह ना हो, तो शाहजहां ने अपने साम्राज्य का 4 भागों में विभाजन कर दिया था। उत्तरी भाग दे दिया था दारा सिकोह को दिल्ली आगरा में, और दक्षिणी भाग का उसने सूबेदार बना दिया था औरंगजेब को, और पूर्वी भाग में अपने पुत्र शाहशुजा को वो भाग सौंप दिया था, और पश्चिमी क्षेत्र मुराद बख्श को दे दिया था, जिससे कि इनमें आपस में संघर्ष ना हो। और साथ में आपको बता दें कि शाहजहां की सर्वप्रिय पत्नी थी मुमताज़, और मुमताज़ ने कुल 14 बच्चों को जन्म दिया था। और 14 बच्चों में 7 बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को काल कबलित हो गए थे, और 7 बच्चे जीवित थे। और ये जो 7 बच्चे जीवित थे, ये 7 बच्चे यही थे, दारा सिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाहशुजा, ये 4 पुत्र जीवित बच्चे थे, और 3 पुत्रियां थीं, जहांरा, गौहरारा, रोशनारा। बहुत ही रोचक जानकारी है सर ये हमारे दर्शकों के लिए। जी। अब इसमें जो रोशनारा थी, जहांरा जो थी, जहांरा बहुत योग्य थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थी। चांदनी चौक जो दिल्ली का है वो जहांरा ने ही डिजाइन किया था, और एक मस्जिद भी बनवाई थी। तो इससे जहांरा की ख्याति बढ़ गई थी, और दारा सिकोह भी उसको पसंद करता था, शाहजहां भी पसंद करता था। और रोशनारा इस बात को लेकर ज्वेलस रहती थी, ईर्ष्यालु रहती थी। और जब औरंगजेब के, अब जब ये विभाजन हुआ तो रोशनारा औरंगजेब के साथ चली गई, और जहांरा रह गई दारा सिकोह के पास, और गौहरारा मुराद बख्श के पास चली गई। अब ये रोशनारा क्या करती थी कि मराठों के साथ संघर्ष करके जब थका रहा औरंगजेब लौटता था, तो डेली उससे कहती थी, देखो भाई तुमको यहाँ पे इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है कि जब मराठों से संघर्ष करती हुई तुम खत्म हो जाओ। तो औरंगजेब समझाता था कि नहीं बहन, ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि ये योग्यता के आधार पर, चूँकि दक्षिण में काफ़ी समस्याएं हैं, तो पिताश्री जानते हैं कि इन समस्याओं को मैं समाधान बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, तो मेरी योग्यता के आधार पर मुझे दिया गया है।
लेकिन रोशन आरा निरंतर एक ही बात को करती रही, और कहा जाता है कि एक ही बात को, एक झूठ को भी अगर 100 बार बोला जाए तो सत्य बन जाता है। तो धीरे धीरे औरंगजेब के दिमाग में भी ये बात घर कर गई कि हाँ ये बात सही है, और फिर इस प्रकार संघर्ष आरंभ हुआ। अब औरंगजेब जब दारा शिकोह के साथ संघर्ष करने चला तो दतिया का शुभकरण बुंदेला औरंगजेब के साथ थे मदद के लिए, सुजान सिंह बुंदेला भी साथ थे ओरछा के। अब लेकिन समस्या ये थी कि बुंदेलखंड का घना जंगल था, इसको पार कैसे करें, और गंगा नदी भी पार करनी थी। तो दतिया के शुभकरण बुंदेला ने औरंगजेब से कहा कि इसमें आप अगर चंपत राय की मदद ले लो, तो चंपत राय वो व्यक्ति है जो चप्पे चप्पे से वाकिफ है। तो उसके बाद चंपत राय से मदद मांगी गई। अब आप देखिए कि कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात वो चीज़ आपको दिलाने लग जाती है। चंपत राय इस समय बड़ों अपनी पैतृक जागीर महिमा में थे, और वो इंतजार कर रहे थे दारा शिकोह से बदला लेने का, कभी तो मौका मिलेगा कि उन्होंने मुझसे कौच की जागीर छीनी, मैं इसका बदला लूँगा, और ये मौका आ गया। सर यही एक वजह थी क्या कि जो उन्होंने मदद की थी औरंगजेब की? यही एक मदद थी, ये वजह थी जिसके कारण उन्होंने औरंगजेब की मदद की। औरंगजेब की मदद करके उन्होंने न केवल बुंदेलखंड पार कराया, अपितु जो उत्तराधिकार के युद्ध में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, और दारा शिकोह के पराजित करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। अब जो समस्या थी वो ये थी कि ये वापस जाना चाहते थे अपनी जागीर में, ओरछा में। और औरंगजेब चाहता था कि इतना बहादुर व्यक्ति मेरे हाथ से क्यों निकले, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आज जब हमारे यहाँ कोई वर्कर भी रहता है या कोई हम प्रोफेसर है, कोई स्टूडेंट रहता है, तो वो हमें पसंद आता, तो हमें लगता है ये स्टूडेंट सदा हमारे साथ रहे। तो यहाँ से इनका आपस में संघर्ष शुरू हुआ। और सर एक और अगली बात निकल के आती है, अब चंपत राय ने मुगल उत्तराधिकार में औरंगजेब का सहयोग क्यों किया, और ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब ने चंपत राय को पकड़ने सेना भी भेजी थी? यही जो मैं आपको बता रहा था कि औरंगजेब चाहता था कि चंपत राय मेरे साथ रहे। ठीक है, और ये अपने महुआ ओरछा आना के ये चूँकि इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी, भीष्मपिता में इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये ओरछा गद्दी के प्रति वफादार रहना चाहते थे। तो इन्होंने औरंगजेब को समझाया भी कि भाई मैंने आपकी मदद की, सब किया, और आप अनावश्यक मुझे क्यों रोकना चाहते हैं, मैं ओरछा के प्रति वफादार हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ओरछा हम है ना, ओरछा की रक्षा के लिए आप हमारे साथ रहिए। लेकिन चंपत राय जैसा व्यक्ति जो स्वतंत्रता उसके लिए सर्वोपरि थी, और बुंदेलखंड की एकता सर्वोपरि थी, तो वो किसी हालत में तैयार नहीं हुआ, तो वो चुपचाप भाग के चला आया। अब ये आपको बता दें कि चंपत राय और उसकी जो पत्नी थी लाल कुंवर, ये दोनों के दोनों इनके जो बच्चों की, इनको तो स्थायी जीवन था नहीं, कभी कहीं रहना पड़ता था। तो इन्होंने अपने पुत्रों को, खास करके छत्रसाल जो इसका पुत्र था, उसको अपने ये चंपत राय की जो पत्नी थी लाल कुंवर, ये धंधेरा कन्या थी। तो धंधेरों साहब सिंह धंधेरे इनके जो छत्रसाल के मामा थे, उनके पास छत्रसाल को छोड़ दिया गया था, धंधेरों के पास, और वहीं पर छत्रसाल की शिक्षा दीक्षा और उनका जो घुड़सवारी, अस्त्र संचालन, ये सब सीख रहे थे। तो चंपत राय ने कहा कि ओरछा इनके पीछे सेना भेजी। अब सेना भेजी तो चंपत राय को लगा ओरछा में तो चूँकि सुजान सिंह बुंदेला मदद करेगा नहीं, तो ये अपनी ससुराल आ गए धंधेरों के पास। और धंधेरों ने पूरे प्रयास किए, लेकिन अब धंधेरों के पास भी इतनी शक्ति तो थी नहीं कि वो औरंगजेब की विशाल सेना से मुकाबला कर लेते। तो फिर धंधेरों ने कहा कि क्यों ना मतलब इनको ही मार डाला जाए, क्योंकि इनका जीवन इनके लिए तो कष्टकर है ही, और धंधेरों के लिए भी पूरा धंधेरे जाति नष्ट हो जाएगी। तो जब ये बात चंपत राय को पता चली, तो चंपत राय भी समझ गया कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं करूं तो करूं क्या। तो चंपत राय ने और उनकी पत्नी लाल कुंवर ने एक दूसरे के सीने में कटार भोंक के आत्माहुति दे ली। तो यही एक सबसे बड़े वजह होती है, जो आज भी एक सवाल आता है कि चंपत राय ने आत्माहुति क्यों दी थी। जी। तो एक यही वजह है उसके पीछे, इसलिए उनको आत्माहुति देनी पड़ी, क्योंकि अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मदद भी किसकी करूं, क्योंकि यहाँ पे ये कोई एकजुट होना नहीं चाहता। और धंधेरे हैं तो ये भी बात सही है कि धंधेरे वो भी अपना राज्य क्यों संकट में डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी वजह से ही संकट है, मेरा जीवन अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मेरे को औरंगजेब की सेवा में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने परतंत्रता से ज़्यादा स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना। जैसे कल भगत सिंह की जयंती है, कल जन्म हुआ था, तो आप देखिए कि भगत सिंह भी तो यही चाहते थे कि मैं परतंत्र नहीं रह सकता, स्वतंत्रता मेरे लिए सर्वोपरि है। तो उन्होंने पूरे प्रयास इसलिए नहीं किए, उन्होंने कहा नहीं मैं तो भले ही मुकदमा चले, तो मुकदमा के माध्यम से भी वो ये बताना चाहते थे, जनता को ये जागरूक करना चाहते थे।
तो वही स्थिति ये थी कि वो स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं करते थे। भगत सिंह ने भी, उनका आप पूरा पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है कि मेरी हार्दिक इच्छा है, और उन्होंने अंग्रेजों से भी कह दिया था कि देखिए, जीवित भगत सिंह आपके लिए संकट नहीं है, मृत भगत सिंह आपके लिए इतना बड़ा संकट बनेगा कि आप हजारों लाखों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, आप परेशान हुए। और वो सही बात साबित हुई। और ऐसा ही कुछ हम इधर देखते हैं चंपत राय के बारे में। चंपत राय का जीवन उतना इनको संकट नहीं दे रहा था, लेकिन चंपत राय की मौत ने इतना बड़ा संकट 76 साल पैदा कर दिया और पूरे बुंदेलखंड को एकीकृत करने वाला एक व्यक्ति पैदा कर दिया। तो अगली बार अपन 76 साल पर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे दर्शकों, आप लोगों को बेहद ही रोचक जानकारियाँ मिली हैं आज, और निश्चित ही जो हम चंपत राय सिर्फ एक शब्दों में ही थे, आज आपने विस्तृत तौर पर जाना होगा कि चंपत राय जी का कितना बड़ा योगदान रहा है बुंदेलखंड के लिए, और ओरछा महेवा जो हम सब सुनते रहते हैं। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम आप सबसे मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसकी प्रतिक्रिया आप हमें ज़रूर दें। आप कमेंट्स करें, लाइक करें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।